स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप 18 द नोवल गैसेस। ग्रुप 18 जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है। जो ग्रुप 18 है वो कौन कौन से एलिमेंट्स को कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडन। तो जो हीलियम से लेकर रेडोन तक के जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को नोवल गैसेस कहा जाता है। पहले इन्हें इनर्ट कहा जाता था, लेकिन आजकल इस नेम को रिप्लेस कर दिया गया है और आजकल इन गैसेस को नोवल गैसेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली स्टडीज में कि जो क्रिप्टॉन और जिनॉन जो है ये कम्प्लीटली इनर्ट नहीं है। दे शो some chemical properties, that is why they are not completely inert in nature. They are now known as novel gases. तो जैसे गोल्ड, प्लेटिनम नोवल मेटल्स होती हैं, ठीक इसी तरीके से जो क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, इन्हें नोवल गैसेस कहा जाता है। तो कुछ ना कुछ इनकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की गई है, इस वजह से इन एलिमेंट्स को नोवल गैसेस के नाम से जाना जाता था। इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता था। तो हीलियम, नियोन और ऑर्गन ये कम्प्लीटली इनर्ट है, क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडोन जो है ये केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी को शो करते हैं। तो इन गैसेस को इनर्ट गैसेस की जगह क्या कहा जाता है? नोवल गैसेस कहा जाता है। अच्छा, ये जो गैसेस है ये लीस्ट अबंडेंट होती है, रेयर अमाउंट इनकी प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। रेडोन को छोड़कर बाकी जो है हीलियम टू जिनॉन ये एटमॉस्फेयर में रेयर ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इन गैसेस को रेयर गैसेस कहा जाता है। और ऑल्सो दे नोन एज एरोजेंस। व्हाई दे आर नोन एज एरोजेंस? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन एयर, एयर में प्रेजेंट होने की वजह से इन गैसेस को एरोजेंस भी कहा जाता है। और जो रेडोन है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से नोवल गैसेस कहाँ से कहाँ तक है ग्रुप 18 में? हीलियम टू रेडोन, हीलियम टू जिनॉन एटमॉस्फेयर में, और जिनॉन जो रेडोन जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये ट्रेस अमाउंट में अवेलेबल होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोवल गैसेस। तो नोवल गैसेस में हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 होता है, और एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 2। नियोन का एटॉमिक नंबर 10, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36, जिनॉन का एटॉमिक नंबर 54 एंड रेडोन का एटॉमिक नंबर 86। तो एटॉमिक नंबर को ध्यान में रखते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल कर सकते हैं। तो वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हीलियम 1s2, नियोन के लिए यही हो जाएगा 2s2 2p6, लास्ट में आर्गन के लिए हो जाएगा 3s2 3p6, क्रिप्टॉन के लिए हो जाएगा 4p6 एंड नेक्स्ट इज जिनॉन के लिए हो जाएगा 5s2 5p6 और रेडोन के लिए हो जाएगा 6s2 6p6। तो इसके आगे मैंने ये इनर्ट गैसेस का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसे बाद में कंटिन्यू किया है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द नोवल गैसेस। हम सभी के अंदर क्या देख रहे हैं कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्सेप्ट हीलियम, वो क्या आ रहा है यहाँ पे? NS2 Np6। इसका मतलब है कि दे हैव कंप्लीट एंड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कंप्लीट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये जो है केमिकली इनर्ट होते हैं। कुछ एलिमेंट्स जो हैं नोवल गैसेस के वो केमिकली इनर्ट होते हैं, ज़्यादा केमिकल रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट क्रिप्टॉन एंड जिनॉन। तो इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखा जा सकता है कि दे आर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज NS2 Np। नाउ एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोवल गैसेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई जो है, जब हम ग्रुप में हीलियम टू रेडोन की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई रेगुलरली इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। न्यू शेल्स का एडिशन हो जाता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियाई जो है नोवल गैसेस की वो इंक्रीज हो जाती है व्हेन वी गोइंग डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम पीरियड में डिस्कस करें तो पीरियड में जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नोवल गैसेस की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो हाईएस्ट होती है,
क्यों होती है? क्योंकि नोवल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट शेल, जिसकी वजह से पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नोवल गैसेस का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर हम ग्रुप में डिस्कस करें, अगर हम हीलियम से कहाँ आ रहे हैं? रेडॉन की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, जिसकी वजह से जो IE है वो डिक्रीज हो जाती है जब हम ग्रुप में हीलियम टू रेडॉन की तरफ जाते हैं। तो ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट एंड ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर यही आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम पीरियड में डिस्कस करें तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उनकी जो IE है वो सबसे ज़्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ऐड होता है। तो अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है तो मोर नेगेटिव, कम अमाउंट में रिलीज होती है तो मोर पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफिकल्ट होता है तो पॉजिटिव हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी होता है तो वो मोर नेगेटिव हो जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो नोवल गैसेस जो है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर पॉजिटिव होती है। क्यों होती है पॉजिटिव? ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के होने की वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर पॉजिटिव होती है। सप्लाइड अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक इसी तरीके से अगर हम ग्रुप में जाएं तो ग्रुप में हीलियम जो है ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सबसे लीस्ट पॉजिटिव होती है। इसका मतलब नेगेटिव होती है अदर एलिमेंट्स ग्रुप ऑफ 18। तो हीलियम की जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों होती है? क्योंकि हीलियम का जो साइज है वो क्या होता है? इनमें सबसे छोटा होता है ड्यू टू स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लीस्ट पॉजिटिव होती है, मतलब मोर नेगेटिव हो जाती है एज कंपेरिजन टू अदर नोवल गैसेस। और अगर हम नियॉन टू रेडॉन डिस्कस करें तो रेगुलर इन्हें हम ट्रेंड देख सकते हैं कि नियॉन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा होती है और रेडॉन की सबसे कम होती है। तो डिक्रीज और डिक्रीजिंग ऑर्डर हम इस तरीके से देख सकते हैं फ्रॉम नियॉन टू रेडॉन। आर्गन और क्रिप्टॉन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो लगभग सेम होती है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न जो है एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोवल गैसेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो नोवल गैसेस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो अदर मेंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल उनके कंपैरिजन में क्या होता है? इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। और क्यों होता है लो? क्योंकि दे हैव वीक वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन ऑफ द एटम्स ऑफ ग्रुप 18। तो उनके वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कम होने की वजह से ये एक तो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होता है। लेकिन जब हम ग्रुप में फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन जाते हैं तो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी रेगुलर इंक्रीज देखा जाता है। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोवल गैसेस। तो सबसे पहले जो अगर केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करें तो इसमें से एक क्वेश्चन यही बनता है कि जो नोवल गैसेस है वो केमिकली इनर्ट होती हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो फर्स्ट रीजन क्या है कि दे हैव स्टेबल कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जो है नोवल गैसेस की वो मोर पॉजिटिव होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो दैट इज वाई दे आर केमिकली इनर्ट इन नेचर। अब नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करें, मैंने आपको बताया था शुरुआत में जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने ये कहा था कि पहले जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते थे इन्हें इनर्ट गैसेस कहा जाता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे डिस्कवरी हुई तो इनके अकॉर्डिंग इनकी कुछ केमिकल रिएक्टिविटी को देखा गया, स्पेशली फॉर जिनॉन एंड क्रिप्टॉन एंड रेडॉन। तो इन गैसेस की कुछ केमिकल रिएक्टिविटी को ऑब्जर्व किया गया, तो इसके अकॉर्डिंग इन गैसेस को बाद में नोवल गैसेस कहा गया। तो सबसे पहले किस नोवल गैस के कंपाउंड्स को देखा गया? तो सबसे पहले जिनॉन के कंपाउंड को ऑब्जर्व किया गया। किसने ऑब्जर्व किया था? इन 1962 नील बार्टलेट ने
ये ऑब्जर्व किया कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में अगर नोवेल गैसेस की रिएक्शन करवाया जाए, फॉर एग्जांपल जिनॉन की रिएक्शन करवाई जाए, तो क्या प्रोडक्ट वहाँ पर ऑब्टेन हो सकता है। तो उसने इस ऑब्जर्वेशन को किससे कंपेयर किया, ऑक्सीजन के आयनिक सॉलिड से कंपेयर किया। उन्होंने ये देखा कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज PtF6 प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन जब उन्होंने ऑक्सीजन के साथ में करवाई, तो उन्होंने ये देखा आयनिक सॉलिड ऑफ ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और आयनिक सॉलिड की फॉर्मेशन करती है। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट विल बी O2 प्लस एंड PtF6 माइनस, दिस इज आयनिक सॉलिड। उसमें उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीजन जो है इस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, और O2 प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया इसका, +1। तो इस तरीके से 0 से +1 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो उन्होंने ये देखा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन जो है वो आयनिक सॉलिड की फॉर्मेशन करती है। तो क्यों ना हम जिनॉन के साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन करवाएं और उनकी कुछ कंपाउंड्स को बनाने की कोशिश करें। तो उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को यूज़ किया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जिनॉन कंपाउंड्स। तो उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन का क्या बेस लिया, क्योंकि ऑक्सीजन की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1175 किलो जूल पर मोल। और उन्होंने ये देखा कि जो जिनॉन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी लगभग 1170 किलो जूल पर मोल होती है। तो इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगभग सेम, लगभग नजदीक है, अप्रॉक्सीमेट सेम है। तो उन्होंने क्या किया कि अगर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो सकता है विद सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्यों नहीं जिनॉन भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को यूज किया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ। फर्दर उन्होंने क्या किया, नील बार्टलेट ने जिनॉन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में शेक किया एट 278 केल्विन टेम्परेचर। उन्होंने देखा एक विग्रस रिएक्शन होती है और एक रेड सॉलिड अपीयर होता है। ये जो रेड सॉलिड अपीयर हुआ ये किसका कंपाउंड था, जिनॉन का। तो उन्होंने सबसे पहले जिनॉन की केमिकल रिएक्टिविटी को ऑब्जर्व किया था। तो नील बार्टलेट को ये जो है सारा क्रेडिट जाता है कि जिनॉन के जो कंपाउंड्स हैं उनको किसने डिस्कवर किया था, उनकी प्रिपरेशन सबसे पहले किसने की थी, नील बार्टलेट ने की थी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है और वो किस कलर का कंपाउंड था, दैट इज रेड सॉलिड इन कलर। प्रिपरेशन ऑफ जिनॉन कंपाउंड्स, तो उन्होंने सबसे पहले जिनॉन, क्रिप्टॉन और रेडॉन के फ्लोराइड्स की फॉर्मेशन करके देखी। तो उन्होंने ये देखा कि क्रिप्टॉन जो है वो डाइफ्लोराइड की फॉर्मेशन करता है और उसकी डिटेल स्टडी की जा चुकी है। रेडॉन डाइफ्लोराइड जो है उसकी प्रिपरेशन जो है वो पॉसिबल है, लेकिन ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं आ पाता। इससे नेक्स्ट क्या है, जिनॉन फ्लोराइड। तो जिनॉन के बहुत सारे फ्लोराइड जो है वो पॉपुलरली नोन है, जैसे डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड। तो उनमें से कुछ की प्रिपरेशन हम देख लेते हैं। जिनॉन में रिएक्ट विद फ्लोरीन एट 673 केल्विन एट 1 बार प्रेशर, तो इट विल फॉर्म जिनॉन डाइफ्लोराइड। अगर जिनॉन एक्सेस में फ्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है एट 773 केल्विन टेम्परेचर 7 बार प्रेशर, इट विल फॉर्म जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। और अगर ये कंडीशन हो तो जिनॉन जो है वो हेक्साफ्लोराइड की फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से जिनॉन के ये 3 जो फ्लोराइड कंपाउंड है वो पॉसिबल है, लेकिन क्रिप्टॉन और रेडॉन के डाइफ्लोराइड की पॉसिबिलिटी को देखा गया है। नाउ प्रॉपर्टीज, तो जो जिनॉन के फ्लोराइड्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, देखो सबसे पहले है दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है कि ये जो है क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन में हेल्प करेंगे, खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देंगे और जिनॉन खुद क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से देख लो यहाँ पे जिनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पे +2, यहाँ पे कितना है 0। तो यहाँ पर +2 से 0 हो रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूस हो रही है और हाइड्रोजन क्या हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जिनॉन फ्लोराइड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स में कैसे कि फ्लोरीन को अटैच कर देते हैं विद अदर स्पीसीज विच
react with fluorides of xenon. So when xenon tetrafluoride react with sulfur tetrafluoride, it form xenon plus sulfur hexafluoride. तो ये फ्लोरीन जो है वो सल्फर के साथ में अटैच हो जाता है, तो वी कैन से दैट जो xenon के फ्लोराइड्स हैं वो फ्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह भी वर्क कर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है xenon फ्लोराइड्स की, कि xenon फ्लोराइड जो है ये केटायन और एनायन की फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर xenon डाइफ्लोराइड रिएक्ट करता है पेंटा फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ में, तो ये केटायनिक फ्लोराइड आयन की जो है फॉर्मेशन करता है। और अगर ये रिएक्ट करता है मेटल फ्लोराइड के साथ में, तो ये किसकी फॉर्मेशन करता है? फ्लोराइड एनायन की फॉर्मेशन करता है। तो दिस इज अनदर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ xenon फ्लोराइड। xenon का नेक्स्ट कंपाउंड आता है xenon ऑक्सीफ्लोराइड। जब xenon फ्लोराइड्स का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो वो किसकी फॉर्मेशन करता है? xenon ऑक्सीफ्लोराइड की फॉर्मेशन करता है। और अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो xenon के जो फ्लोराइड्स है वो उनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। xenon दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, XO3 एंड XeO4। तो ये दो तरह के ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। और अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो xenon जो है वो ऑक्सीफ्लोराइड्स की फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल अगर XE4 का हाइड्रोलिसिस होता है, इट गिव्स XeOF2 एंड रिलीज 2HF। ठीक है, तो दिस इज xenon ऑक्सी डाइफ्लोराइड। नेक्स्ट अगर XeF6H2O के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म XeOF4 एंड फॉर्म आल्सो हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो दिस इज xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। और अगर xenon हेक्साफ्लोराइड के साथ में रिएक्ट करता है, अगर इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो इट आल्सो फॉर्म xenon ऑक्सीफ्लोराइड। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? XeO2F2 एंड प्लस में रिलीज करेगा 4HF। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करता है? xenon डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड की फॉर्मेशन करता है। तो these three type of oxyfluoride can be prepared with the help of partial hydrolysis of xenon